नमस्कार और इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय उपमहाद्वीप की भौतिक संरचना यानी इसके ज्योग्राफिकल ब्लूप्रिंट को डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। इस सफर में हम सबसे पहले उपमहाद्वीप की मैपिंग करेंगे, फिर हिमालय के जन्म की कहानी समझेंगे, उसके बाद इन महान पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई नापेंगे और आखिर में बात करेंगे जीवन देने वाले उपजाऊ उत्तरी मैदानों की। बस एक नज़र में यही है हमारा आज का एजेंडा। तो पहला हिस्सा मैपिंग द सब कॉन्टिनेंट। इस भूविज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले इस विशाल भूभाग की बाउंड्रीज और उसके स्केल को समझना होगा। अब जरा इस ओर ध्यान दीजिए। जो चीज़ सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसका 30 डिग्री का अक्षांशीय और देशांतरीय यानी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल विस्तार। सच कहूं तो यही वो मास्टरमाइंड है जो इतनी जबरदस्त जलवायु और मिट्टी की वैरायटी को जन्म देता है। मतलब एक ही लैंडमास पर इतनी विविधता, बिल्कुल कमाल की बात है। 3214 किलोमीटर। सोचकर देखिए उत्तर से दक्षिण की ये दूरी कितनी विशाल है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक इतना बड़ा कैनवस है जिस पर नेचर ने हर तरह की भौगोलिक कलाकारी कर रखी है। इतनी बड़ी जगह होने की वजह से ही हमें एक छोर से दूसरे छोर तक एकदम अलग अलग टोपोग्राफी देखने को मिलती है। और ये आंकड़े देखिए, शायद ये आपको थोड़े चौंका दें। हम अक्सर सिर्फ ऊंचे पहाड़ों की ही बात करते हैं ना, लेकिन असल में इस भूमि का लगभग 43% हिस्सा, जी हां 43%, सिर्फ समतल मैदानों से बना है, जबकि वो मशहूर ऊंचे पहाड़ कुल भूभाग का सिर्फ 10.5% ही कवर करते हैं। खैर, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, हिमालय का जन्म। ये कहानी दुनिया की सबसे मशहूर पर्वत श्रृंखला की है और यकीन मानिए इसकी शुरुआत बहुत ही उग्र और हिंसक टेक्टोनिक ताकतों के टकराव से हुई थी। विज्ञान समय के साथ कैसे आगे बढ़ा है ये देखना बड़ा दिलचस्प है। शुरुआत में लोगों का मानना था कि कोबर की तथित सागर थ्योरी सही है, यानी समुद्र में तलछट के जमा होने का सिद्धांत। लेकिन फिर आई मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, जिसने साफ कर दिया कि ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि विशाल महाद्वीपीय प्लेटें सचमुच एक दूसरे से बेहद खतरनाक तरीके से टकरा रही थीं। एक तरह से यह प्रकृति का सबसे बड़ा क्रैश था। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि कैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट लगातार बिना रुके यूरेशियन प्लेट में धंसती चली जा रही है। और हाँ, एक बात और, ये कोई रुकी हुई प्रोसेस नहीं है, ये टकराव आज इस वक्त भी जारी है। अगर हम वक्त के पन्नों को पलटें तो ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये पूरी प्रक्रिया आज से कोई 7 करोड़ साल पहले शुरू हुई थी। 7 करोड़ साल! और फिर टर्शरी काल में जाकर इन विशाल हिमालयी श्रृंखलाओं ने आखिरकार अपना सिर ऊपर उठाया। अब जब हमने इनका उग्र जन्म देख लिया है तो हमारा तीसरा हिस्सा है इन महान पर्वत श्रृंखलाओं को समझना और ये देखना कि भूगोलवेत्ता इन्हें कैसे बांटते हैं। इस अविश्वसनीय रूप से जटिल और उलझे हुए इलाके को व्यवस्थित करने के लिए हम इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले बहुत ही प्राचीन ट्रांस हिमालय, फिर आता है मुख्य हिमालय जिसमें ग्रेट, मिडिल और शिवालिक रेंजेस शामिल हैं, और आखिर में सुदूर पूर्व का हिस्सा जिसे पूर्वांचल कहते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सिडनी बुराड ने हिमालय को रीजनल तरीके से बांटने के लिए क्या गजब का दिमाग लगाया। उन्होंने पहाड़ों के बीच बहने वाली प्रमुख नदी प्रणालियों को ही प्राकृतिक बॉर्डर मान लिया। जैसे सिंधु से सतलज के बीच का हिस्सा पंजाब हिमालय कहलाया, और बिल्कुल इसी तरह कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय का बंटवारा हुआ। स्मार्ट है ना? अगर हम इस रीजनल मैप पर थोड़ा जूम इन करें तो नेपाल का हिस्सा एकदम अलग ही चमकता है। ये पूरे 800 किलोमीटर की विशाल लंबाई में फैला है। और मजेदार बात पता है क्या है? दुनिया के सबसे दिग्गज पर्वत जैसे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा यहीं पर शान से खड़े हैं। लेकिन इन कठोर बर्फीले पहाड़ों के बीच कुछ अनूठे भूवैज्ञानिक खजाने भी छिपे हैं, जैसे कि करेवा। दरअसल कश्मीर घाटी में नदियों और ग्लेशियरों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी से ये समतल मैदान बने हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया की सबसे कीमती और खुशबूदार फसल यानी केसर उगाने के लिए एकदम शानदार जगह है। और हाँ, ये पूरी टोपोग्राफी बहुत ही एक्टिव है, हमेशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए पंजाब और हिमाचल प्रदेश के शिवालिक क्षेत्र को ही ले लीजिए। वहाँ चो नाम की मौसमी धाराएं बहती हैं। मॉनसून आते ही ये धाराएं इतनी तेजी से निचली पहाड़ियों को काटती हैं कि वहाँ गहरे बीहड़ या खड्ड बन जाते हैं। अब जरा इन दोनों को साथ में देखिए।
जब हम पहाड़ों की संरचना और मैदानों के निर्माण को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बड़ा ही गहरा कनेक्शन समझ में आता है। ये साफ दिखाता है कि कैसे ऊंचे शिखरों से टूटकर आया मलबा सचमुच में नीचे आकर समतल मैदानों की नींव रखता है। मतलब पहाड़ टूटते हैं तभी तो मैदान बनते हैं। और उसी कटी हुई बहकर आई मिट्टी का पीछा करते हुए हम सीधे पहुंचते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, विशाल और बेहद उपजाऊ उत्तरी मैदान। भूवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये मैदान उपमहाद्वीप के सबसे नए सदस्य हैं। इनका निर्माण हाल ही के क्वाटरनरी काल में हुआ था, लेकिन नया होने का मतलब छोटा होना बिल्कुल नहीं है। ये मैदान पूरे 7 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैले हैं। मतलब दुनिया के कई बड़े देशों के कुल आकार से भी ज्यादा बड़ा इलाका। जिस तरह हमने देखा कि नदियों ने पहाड़ों को बांटा, ठीक वैसे ही ये विशाल नदी नेटवर्क इन मैदानों को भी रीजनल रूप से बांटते हैं और इन्हें जीवन देते हैं। पश्चिम में शुष्क राजस्थान के मैदानों से लेकर बीच में सतलज और गंगा के मैदान और एकदम पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मैदानों तक, ये सब इन्हीं नदियों की देन है। अब इस क्रॉस सेक्शन को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बताता है कि पहाड़ों से दूरी बढ़ने के साथ साथ मिट्टी की परतें कैसे और क्यों बदलती हैं। ये सब यूं ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट क्रमित बदलाव है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, तलछट या सेडिमेंट के नीचे बैठने का एक बड़ा ही सख्त वैज्ञानिक नियम है। सबसे भारी चट्टानें सबसे पहले गिरती हैं और भाभर नाम का पथरीला क्षेत्र बनाती हैं। फिर नदियां दोबारा सतह पर आती हैं और दलदली तराई क्षेत्र बनाती हैं। इसके बाद जमा होती है बारीक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी यानी खादर और बांगर, और अंत में बनता है डेल्टा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पहाड़ों के चट्टानों के टूटने और मीलों तक बहने की ये लंबी यात्रा आखिर में नदी के डेल्टा क्षेत्रों में आकर खत्म होती है। यहीं पर बील जैसी दलदली और पोषक तत्वों से भरपूर जमीन पाई जाती है, और यही वो जगह है जो इतने बड़े पैमाने पर हमारी खेतीबाड़ी को मुमकिन बनाती है। तो चलते चलते एक बड़ा सवाल, क्या कभी सोचा है कि करोड़ों साल पहले 2 टेक्टोनिक प्लेटों के बीच हुई एक भयानक टक्कर आज भी मैदानों में रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों का पेट कैसे पाल रही है? आज के इस एक्सप्लेनर ने साफ कर दिया है कि पहाड़ों की उस उग्र जन्म और आज जीवन को सहारा देने वाली इस उपजाऊ मिट्टी के बीच कितना गहरा और सीधा रिश्ता है। सब कुछ आपस में कैसे जुड़ा हुआ है ना? खैर, हमारी इस अद्भुत और हमेशा बदलती पृथ्वी के बारे में जानने को अभी बहुत कुछ बाकी है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।